सारी चीजों की प्रोग्रेस है। यहाँ से नमस्कार, मैं रवीश कुमार। मेरे सामने ये जो मशीन है इसे तकनीकी भाषा में रोबोट कहते हैं, और जिस भी भाषा में आप कहना चाहें ये रोबोट ही है। हम आपको यहाँ ले आए हैं कि अगर आप इंटरनेट पे सर्च करें तो पूरी दुनिया में इस वक्त ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक की बात हो रही है कि किस तरह से ये रोबोट हमारे उत्पादन प्रणाली को बदलने जा रहे हैं। हो सकता है कि हमारी जीवन शैली और हमारे काम करने की जो दक्षता है, जो शैलियां हैं और जो पढ़ाई है, उन सब पर भी असर होने जा रहा है। समस्या ये है कि हम इन बदलावों के बारे में चर्चा कम कर रहे हैं, जबकि पूरी दुनिया में इसे लेकर तूफान आया हुआ है। आप भारत में ही आईटी सेक्टर को देखें तो कोई खास चुनौती नहीं आई उसके सामने, लेकिन सिर्फ ऑटोमेशन या रोबोटिक के आने से आईटी सेक्टर में अब कहा जा रहा है कि अगले 4 से 5 साल में जितने लोग काम कर रहे हैं वो बाहर कर दिए जा सकते हैं, या फिर वो जिनको काम के मैदान में बने रहना है उन्हें नई तरह की टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी। नई तरह की टेक्नोलॉजी क्या हो सकता है कि आप ये बनाने लगे, इसे संचालित करने या इसकी कार्य क्षमता बढ़ाने के तरीकों के बारे में आप सोचने लगे, जो मैं साधारण तरीके से समझता हूं। पर यह विषय अब काफी विशालकाय और बहुत जटिल भी होता जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि हमारा आईटी सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, सब जगह अलग अलग रूप में, बल्कि हमारे मीडिया में भी, शेयर मार्केट में भी, वकीलों के यहां भी अब कंप्यूटर में तरह तरह के रोबोट आ रहे हैं जो संपादकीय क्षमता से लेकर कानून के प्रावधानों को पढ़ने में सक्षम हैं। वो तो मैं नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं आपको ग्रेटर नोएडा के पीपीएपी ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड में लाया हूं। ये एक काफी प्रतिष्ठित कंपनी है जो ऑटोमोबाइल, जो गाड़ियां हम खरीदते हैं उसके पार्ट्स बनाती है। ज्यादातर होंडा की पार्ट्स बनाती है और मारुति के भी इसमें यहां पर पार्ट्स बनते हैं। तो ये दिखता है, इसलिए हम आपको ले आए ताकि आपको पता चले कि इस तकनीकी बदलाव से आपके देश में, अर्थव्यवस्था में क्या क्या असर पड़ने वाला है। आप ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है अभी इसके बारे में चिंता करने की, लेकिन फिर मैं इंटरनेट का ही सहारा ले सकता हूं। चीन तो जा नहीं सकता। वहां मैंने देखा पढ़ते हुए कि चीन में रोबोट बनाने वाली करीब 3000 कंपनियां आ गई हैं, और अब उनमें से आधे के बंद होने की भविष्यवाणी भी हो रही है। वहां की सरकार के पास पंचवर्षीय योजना है कि हम 2020 तक 10 लाख रोबोट का उत्पादन करेंगे। और एक और तुलना पढ़ने को मेरे नजर से गुजरी है कि दक्षिण कोरिया में 10,000 जहां पर लोग वर्कफोर्स जिसे कहते हैं 10,000 लोग काम करते हैं, तो उन 10,000 लोगों पर अब 531 रोबोट आ गए हैं। जर्मनी में 10,000 पे 301 रोबोट आ गए हैं, और चीन में 10,000 पे 49 रोबोट आ गए हैं। भारत के बारे में ऐसा आंकड़ा नहीं है, लेकिन एक शुरुआती बात तो हो ही रही है। आप बड़ी बड़ी कंपनियों में जाएं तो हम पीपीएपी का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें हिंदी के दर्शकों के लिए अपने प्लांट को, अपने रोबोट को दिखाने का मौका दिया, जिससे हम लोग समझ सकें, क्योंकि हमारे प्रदेश के बच्चे ज्यादातर इंजीनियरिंग में आ रहे हैं और उन्हें पता होना चाहिए कि आगे जाकर वो किस तरह का इंजीनियर बनने वाले हैं। एक तरफ चीन है जहां पर 10-10 लाख अगले 2-3 साल में रोबोट बनाने का, मतलब लोगों को हटाकर उसकी जगह काम करने की तैयारी हो रही है। दूसरी तरफ हमें पब्लिक की चर्चाओं में पता ही नहीं है। तो हम स्वागत करते हैं, हमारे साथ अजय जैन साहब हैं। आप चेयरमैन हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आप पीपीएपी के, और हमारे साथ एक पत्रकार हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के अजय मोदी। और अजय ने बहुत सीरीज लिखी है इस रोबोट को लेकर, ऑटोमोबाइल सेक्टर में किस तरह से बदलाव आ रहा है। तो ये जितनी जगह जा सकते हैं, शायद हम टीवी वालों को उतना एक्सेस नहीं होगा, तो अजय और बेहतर तरीके से बता सकेंगे। अगले आधे घंटे में हम चर्चा करेंगे कि इस रोबोटिक बदलाव से हमारे जो काम करने की जो भी तस्वीरें हैं उसमें क्या बदलाव आने वाला है। तो अजय साहब, मैं आपसे, 2 अजय हैं, तो मैं सर आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने रोबोट की तरफ जाने का, जब ये सारे अगर रोबोट तरफ जाने का ये दबाव कहां से आया? ये इंडस्ट्री से आया या आप समय से पहले आप इसको ले आए कि शायद दुनिया इसी रास्ते में जाएगी? एक तो ऐसा है कि दुनिया इसी रास्ते पे जा रही है, और दूसरी तरफ हमारे पास कस्टमर का बहुत ज़्यादा दबाव है
कि जीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट देने के लिए। हाँ तो जीरो डिफेक्ट के लिए हमारे को क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। अगर हम रोबोट लगा देते हैं तो रोबोट से रिपीटेबिलिटी 100% आती है। और जहाँ इंसान काम कर रहा है वहाँ पे इंसान के कार्य करने में कुछ कमी आ सकती है। हाँ। तो रोबोट की रिलायबिलिटी इंसान के कार्य की रिलायबिलिटी से बेहतर है। तो ये सारी जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ आज आपकी इस फैक्ट्री प्लांट में कितना प्रतिशत काम अब रोबोट से होता है और अब जो होने लगा है जो पहले आदमी से होता था? आज के दिन जितनी भी हमारी मशीन हैं हाँ सारी रोबोट के ऊपर चल रही हैं। पहले ये सारी मशीनें आदमी चलाते थे। अच्छा। पर अब जब से हमने रोबोट के ऊपर दिया है तो हमारी प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ गई है। हमारी क्वालिटी में इजाफा हो गया है। हमारे मशीन के ब्रेकडाउन कमती हो गए हैं। अच्छा। और ओवरऑल बड़ा स्मूथ ऑपरेशन हो गया है रोबोट के लगाने से। तो रोबोट के लगाने से आप मुझे ये भी बताइए कि जो फैक्ट्री का स्पेस है वो भी अब पहले से कम जरूरत पड़ेगा, वो भी कम हो जाएगा? अभी जो करंट लेआउट है इसमें तो हमारा वो फर्क नहीं आया, पर रोबोट के लगाने से स्पेस में काफी सेविंग है। अच्छा, जैसे आप मुझे बता सकते हैं क्या ये भी क्या रोबोट ही है ये जो कर रहा है? हाँ, ये पिक एंड प्लेस रोबोट है। अच्छा, पिक एंड प्लेस से रोबोट कहते हैं। अच्छा। तो इसके लगने से पहले आदमी जो है एक एक पीस से मोल्ड में से निकलता था। तो मोल्ड के अंदर जाता था, फिर उसको निकालता था, फिर उसको टेबल पे रखता था। अब ये रोबोट ही अंदर चला जाता है मोल्ड के, वहां से पीस उठाता है और वो टेबल पे रख देता है। पहले जब आदमी मशीन के अंदर जा रहा है तो एक्सीडेंट होने का चांस हो सकता था कि कभी उसने प्रिकॉशन नहीं लिए तो उसका मशीन में हाथ आ गया, मोल्ड के अंदर हाथ आ गया, या कोई भी किसी भी प्रकार की त्रुटि हो गई। पर ये इस मशीन के आने से पहले यहाँ पर कितने लोग काम करते होंगे? यहाँ पे 2 आदमी और थे। हाँ। तो 2 आदमियों को इसने रिप्लेस करा और 3 शिफ्ट में 6 आदमी रिप्लेस हो गए। इस एक मशीन से 6 आदमी रिप्लेस हो गए। लेकिन ये मशीन भी तो महंगी होगी ना? ये करीबन 12 लाख रुपए की मशीन है। हाँ। और हमारा 4 साल में इसका पे आउट आ जाता है। 4 साल में इसकी लागत निकल जाती है जी। एक मजाक में लोग कह रहे थे कि अगर रोबोट ले आए तो आप उसको बोनस भी नहीं देना पड़ेगा और इसका लाइफ इंश्योरेंस भी नहीं कराना पड़ेगा। पहली बात तो रोबोट को नेचर कॉल होती नहीं है तो वो टाइम की सेविंग है। लंच आवर भी नहीं है इसका लंच भी नहीं देते हम इसको। ये बीमार भी नहीं पड़ेगा। हाँ, ये बीमार भी नहीं पड़ेगा। ये बीमार भी नहीं पड़ेगा और इसको साल में जो 20 दिन की छुट्टी है वो भी नहीं देनी पड़ेगी। और ना ये फरमाइश करता कोई कोई और प्रोटेस्ट भी नहीं करेगा। आप इसको कोई प्रोटेस्ट नहीं है, बहुत ही सीधा साधारण स्वभाव का है और कहना मानता है। हाँ। जैसा हम इनको बोल देते हैं उसी कहने के हिसाब से काम करता है। अजय साहब, आप तो दुनिया घूमते होंगे, दुनिया की फैक्ट्रियां देखते होंगे। आपने ऐसी भी कोई फैक्ट्री देखी कि जहां अब आदमी नहीं है और या उसका 70 से 80% हिस्सा अब सिर्फ रोबोट के जरिए हो रहा है? काफी फैक्ट्रियां ग्लोबली ऐसी हैं कि जहां पे कि मतलब अगर हम नॉन रोबोटिक ऑपरेशन लें तो हो सकता है 1000 आदमी चाहिए। पर उन्होंने सिर्फ 10 आदमी से काम कर रहे हैं। तो या तो वहां पे रोबोट्स काम कर रहे हैं या ऑटोमेटिक गाइडेड व्हीकल्स हैं। तो रोबोट ने जैसे माल निकाला तो वो फिर यहाँ पे डाल दिया उसने बॉक्स में। तो बॉक्स को एक व्हीकल आएगी जो ऑटोमेटिक गाइडेड व्हीकल है, वो उठाएगी और वो स्टोर में ले जाएगी। जैसे अभी यहाँ तक तो आपने रोबोट लगा दिया है, लेकिन ये जो डब्बा पैक हो गया है इसको ले जाने के लिए अभी आपका बाकी है एक प्रोसेस, है ना? ऑटोमेटिक गाइडेड व्हीकल होती है, वो कोई ज्यादा महंगी नहीं होती। तो वो जो है इसको ले जाके स्टोर में ले जाते हैं। अगर वो लगा दें तो फिर ये 2 लोगों की भी जरूरत नहीं रहेगी। ये भी खत्म हो जाएगी। अजय मोदी साहब हमारे पत्रकार हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के। मोहम्मद साहब, आपने कई सीरीज लिखी है और आपके ही रिपोर्ट को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि आप सही व्यक्ति हो सकते हैं, क्योंकि आपने कई फैक्ट्री को विजिट किया है, ऑटोमोबाइल सेक्टर को। आप ही थोड़ा सा बताइए कि क्या स्थिति है आज से और 2 साल पहले के ऑटोमोबाइल सेक्टर में ये रोबोटिक के कंपैरिजन में। तो ऐसा है कि रोबोट का जो यूज़ है ये कुछ टाइम से चला जा रहा है। ये ऐसा नहीं कि लास्ट 2 सालों में ये बढ़ गया है। पर
अगर हम ट्रेंड देखें तो हर साल कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रोबोट्स जहाँ भी पॉसिबल है ऐड कर रही है। क्योंकि जैसे हमने पीछे देखा था मारुति के मानेसर प्लांट में काफ़ी सारे डिस्प्यूट्स हुए थे, प्लांट को काफ़ी डैमेज किया था लेबर्स ने। तो ये सब चीज़ों के बैकड्रॉप में कंपनीज का रियलाइजेशन है कि जहाँ तक डिपेंडेंस लेबर मैन पावर पे कम किया जा सके वो उनके इंटरेस्ट में अच्छा है। और अब ऐसा हो रहा है कि पुराने जो प्लांट्स है वहाँ पे इतना पॉसिबल नहीं है ऑटोमेशन करना, रोबोट्स को ला करके लगाना, क्योंकि वो प्लांट का जो नेचर है उसको पूरा फिर आपको वापस से रीसेटल करना पड़ेगा। पर जो नए जो प्लांट्स जो आ रहे हैं उसमें काफ़ी डिग्री से रोबोटाइजेशन हाई है। जैसे फोर्ड की बात करें, फोर्ड एक अमेरिकन कंपनी है जो इंडिया में ऑपरेट करती है। 2 प्लांट्स हैं उनके, एक चेन्नई में है जो पुरानी प्लांट है और एक गुजरात में है। गुजरात की प्लांट 2015 में उनकी बन गई थी। चेन्नई प्लांट में उनके सिर्फ 100 रोबोट्स हैं, गुजरात प्लांट में उनके 500 रोबोट हैं। तो आप देख रहे हैं कि कैसे जो स्केल है ऑटोमेशन का, जहाँ पे भी संभव हो पा रहा है लोग कर रहे हैं। तो एक कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में अगर आप जाओगे आज के दिन में तो वेल्डिंग का जो सारा ऑपरेशन है ऑलमोस्ट 100% ह्यूमन इंटरवेंशन 0 है और कोई आदमी काम नहीं कर रहा है, मशीन काम नहीं कर रहा है। वो बैरिकेड्स लगे हुए हैं और रोबोट्स अंदर काम कर रहे हैं। आदमियों का जो वर्कर्स का जो शिफ्ट होता है हर 8-8 घंटे में दिन में 3 बार ही चेंज होता है, पर रोबोट्स का कोई शिफ्ट चेंज नहीं होता। रोबोट्स बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी थकावट के आपको 24 घंटे प्रोडक्टिविटी देते हैं। तो कुल मिलाकर के एक विनिंग प्रोपोजिशन है कंपनीज के लिए भी रोबोटाइजेशन से। मैं यही दिखा रहा था मोहम्मद साहब को कि यहाँ रोबोट चल रहा है, बिना अनुमति के प्रवेश वर्जित है और कृपया उचित दूरी बनाए रखें। ये वेल्डिंग रोबोट है जिसमें अलग अलग पार्टों को आपस में अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग से जोड़ा जाता है और पूरा कंप्लीट डोर लाइनिंग तैयार होता है। जो दरवाजा होता है पूरा अमेज गाड़ी का स्टैंड दरवाजा बन रहा है। अच्छा, ये जो होंडा अमेज है उसकी गाड़ी के भीतर दरवाजे के भीतर का हिस्सा बना। तो यहाँ भी मैन पावर सेविंग हुआ है। यहाँ भी मैन पावर सेविंग हुआ है। पर अजय जी मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि एक सामान्य रूप से ये रोबोट आते कहाँ से हैं, कहाँ से लाते हैं आप? ये जापान, ताइवान, चाइना, कोरिया, ये 4 जगह काफ़ी फेमस हैं और इनके क्वालिटी और कॉम्पिटिटिवनेस काफ़ी अच्छी है। पर जिस तरह से एक आदमी, एक ह्यूमन टच है, इसकी पूरी संभावना अब समाप्त हो जाएगी गाड़ी के निर्माण में। अभी जो इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट हो रहा है कि जहाँ पे इंसान की जरूरत नहीं है वहाँ रोबोट होना चाहिए और जहाँ रोबोट काम नहीं कर सकता वहाँ इंसान चाहिए। तो उस तरह से दुनिया बदल रही है, उसी लाइंस पे हम चेंज हो रहे हैं कि जहाँ जहाँ पे भी हमारे यहाँ रोबोट काम कर सकता है तो वहाँ पे हम रोबोटाइजेशन कर रहे हैं। ये जो मशीन है, इस मशीन की जगह पहले अगर लोग होंगे तो यहाँ पर कितने लोग काम करते होंगे? यहाँ पे 4 आदमी काम करेंगे। 4 आदमी काम करते थे। पर ये खतरनाक जगह है। यहाँ पे आदमी अगर काम करेगा तो उसको डेंजर है सेहत का। अच्छा। कोई हाई एक्सीडेंट प्रोन जगह है ये। पर जब से हमने रोबोट लगाया कोई एक्सीडेंट नहीं है। तो काफ़ी जगह जो है जहाँ पे एक्सीडेंट का स्कोप है, आदमी जरा सी त्रुटि कर ले और उससे एक हादसा हो जाए तो वहाँ पे रोबोट का होना तो अनिवार्य है। क्या हम समझें कि जो फैक्ट्री का जो स्पेस होता है, पहले फैक्ट्री की कैसी तस्वीर होती थी? आप फिल्में भी देखें तो सैकड़ों लोग मजदूर लंच बॉक्स लिए चले आ रहे हैं फैक्ट्री में काम करने के लिए, और फिर वो एक असेंबली लाइन प्रोडक्शन आया, वो भी उसमें भी टेक्नोलॉजी है, बिना टेक्नोलॉजी के तो कोई फैक्ट्री है नहीं। पर अब ऐसी टेक्नोलॉजी आई कि जैसे अब लोगों की ज़रूरत नहीं है, अब वो फैक्ट्री में आदमी रहेगा, फैक्ट्री भीतर से खुलेगी, भीतर से बंद हो जाएगी, कोई बाहर से नहीं आएगा। अभी इशू क्या है कि सारे जो ये ऑपरेशन है सारे ग्लोबलाइज हो गए। आज हमारे ऊपर ग्लोबल प्रेशर है प्राइसिंग का। ग्लोबल प्राइसेस हमारे को कस्टमर देता है, ग्लोबल क्वालिटी चाहता है, ग्लोबल प्रोडक्टिविटी चाहता है, हमारी फैक्ट्रीज में भी ग्लोबल स्टैंडर्ड चाहते हैं। तो हमारे को उसको मैच करना है। तो मैच करने के लिए हमारे को इतना ज़्यादा प्रेशर है क्वालिटी अच्छी देने के लिए, प्रोडक्टिविटी अच्छी देने के लिए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देने के लिए, तो हमारे को रोबोटिक पे जाना मजबूरी है हमारी। नहीं जाएंगे तो आप टिकेंगे नहीं, इस बिजनेस से बाहर हो जाएंगे। तो अगर हमारी क्वालिटी की प्रॉब्लम आ गई तो कस्टमर कहेगा भाई आपकी तो क्वालिटी की प्रॉब्लम आती है, हम आपसे माल नहीं लेंगे। अभी कस्टमर 0 ppm की बात करता है। 0 ppm मतलब 0 डिफेक्टिव पार्ट्स पर मिलियन।
अच्छा। अगर हम लोग जैसे 2 लाख पीसेस रोज के देते हैं कस्टमर को, अगर इसमें हमने एक भी पीस किसी भी कस्टमर को दे दिया गलत, तो वो फिर हमारे को अगली बार बोलेगा कि भाई मैं सोचूंगा आपको काम देना है नहीं देना। तो आजकल इतना जबरदस्त कस्टमर का प्रेशर है कि हम लोगों को एकदम टोस पे रहना पड़ता है और हमें 0 डिफेक्ट के ऊपर ही काम करना पड़ता है। एक 1811 में ब्रिटेन के यूरोप में, मतलब जब टेक्नोलॉजी टेक्सटाइल फैक्ट्री में आ रही थी तो लडाइट मूवमेंट चला था कि लोग मशीनों को ही तोड़ने लगे थे। हमने एक फोबिया देखा कंप्यूटर का, कि कंप्यूटर आएगा तो नौकरी खा जाएगा। लेकिन हमको लगता है कि हम टेक्नोलॉजी में इतना रच बस गए हैं कि रोबोट को लेकर अब उतना डर नहीं है। लोगों को नई जानकारी हो सकती है, एक और बात है, पर मैं देख रहा हूं कि दुनिया भर में, अमेरिका में ही एक रिपोर्ट पढ़ रहा था रिसर्च के दौरान कि वहाँ अगले 3-4 साल में लगभग 47% जो वर्कफोर्स है, जो मजदूर हैं, वो गायब हो जाएंगे, काम से हटा दिया जाएंगे। वो कहाँ जाएंगे वो तो अलग बात है, लेकिन अभी वो गायब हो जाएंगे। तो इस तरह का डर नहीं है या हमारे पास सूचना नहीं है कि क्या होने वाला है? नहीं, अगर हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें तो एक बार मैं जैन साहब ने जो अभी कहा कि कंपटीशन बहुत है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज से 30-40 साल पहले देश में सिर्फ एम्बेसडर या ऐसे फिएट 2-3 ब्रांड की गाड़ियाँ बिकती थी। आज आप मार्केट में जाओ, 2 दर्जन से ज़्यादा गाड़ियों के ब्रांड्स हैं, जिसमें से कि तकरीबन 80-90% सारे मल्टीनेशनल्स हैं। तो आज के डेट में जो compete नहीं करेगा, जो अच्छी क्वालिटी नहीं देगा, तो उसका प्रोडक्ट बिकना बहुत मुश्किल है। तो आपको क्वालिटी में compete करना है, आपको प्राइस में compete करना है, क्योंकि आप अब ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदुस्तान मोटर एम्बेसडर बना रही है, आपको लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत। आज के दिन में आप मार्केट में जाओ, आपको 25 ब्रांड, अनगिनत मॉडल, 100 से ज़्यादा मॉडल आपको गाड़ियाँ मार्केट में मिलेगी। तो अगर आप वो क्वालिटी नहीं दोगे तो आपकी प्रोडक्ट्स को लेगा नहीं। सेकेंडली, आपने जो जॉब की जो बात करी है, तो ये बात सच है, जैन साहब ने भी बताया, आने वाले दिनों में जो जॉब का जो एडिशन स्कोप है विद इन दी प्लांट के अंदर जो जॉब एडिशन का स्कोप है वो धीरे धीरे घटता रहेगा। हम जैसे आपने कहा कि एक कंपनी ने 500 रोबोट लगाए हैं, तो अगर 6 लोगों के हिसाब से अगर जोड़ लें 3 शिफ्ट का, तो लगभग 3000 लोगों की संभावना बाहर हो जाती है, मतलब फैक्ट्री के भीतर से। वो अब बाहर वो कुछ और भी करें। तो ये धारणा अब बदल जाएगी अजय जी, कि अगर कोई फैक्ट्री हमारे इलाके में खुलेगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा। नहीं, वो तो अब कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। वो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अभी तो जो नया ट्रेंड है वो सारा है ऑटोमेटेड फैक्ट्रीज का। तो सारे दुनिया भर में जो नई मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो ऑटोमेटेड फैक्ट्रीज में हो रही है और मैनलेस फैक्ट्रीज में हो रही है। तो इस तरह से सारा जो नया एवोल्यूशन हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग का, वो सारा ऑटोमेटिक रोबोटिक्स के ऊपर जा रहा है। तो एक चीज बताइए कि हो सकता है कि आपके सेक्टर में हो रहा है, आईटी सेक्टर में हो रहा है, लेकिन क्या, जैसे मैं चीन के बारे में पढ़ रहा था कि वहाँ की सरकार ने 5 वर्षीय योजना कुछ बना रखी है कि हमें 2020 तक 10 लाख रोबोट बना देने हैं, इस तरह के मशीन। और 2016 में उन्होंने 90,000 रोबोट लगाए हैं अपनी फैक्ट्रियों के भीतर में। क्या हमारे यहाँ ऐसी नीति है क्या, ऐसे कोई, या हम लोगों को पता है, या इंडिविजुअल आप कर रहे हैं, कोई दूसरा हो सकता है कि नहीं कर रहा है, जो लुधियाना वाला फैक्ट्री वाला है, उसको कोई आइडिया नहीं है? इसमें रवि जी इशू ये है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो ग्लोबली अलाइंड है। बाकी जो रोजगार हैं हिंदुस्तान में वो ग्लोबली अलाइंड नहीं है। तो हम लोग ग्लोबली अलाइंड हैं, तो हमें ग्लोबल नॉलेज है, ग्लोबल प्रैक्टिसेस क्या चल रही हैं, और हम ग्लोबल लेवल पे compete करते हैं। और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि अपने दायरे में ही हैं, वो ग्लोबलाइजेशन से के बारे में जानना भी नहीं चाहते, समझना भी नहीं चाहते, और ग्लोबलाइजेशन को टक्कर भी नहीं देना चाहते। तो इसीलिए उनको आने वाले समय में प्रॉब्लम्स आने की काफ़ी बड़ी संभावना है। उनको पता ही नहीं है कि क्या आंधी आ रही है। हाँ, दुनिया में क्या आंधी चल रही है। आंधी तो चली गई, उन्होंने महसूस नहीं करी। ये हकीकत है, रोबोट अब रियलिटी है। रोबोट है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन है, ऑटोमेशन है, इंटरनेशनल लेवल की क्वालिटी, इंटरनेशनल लेवल की प्रोडक्टिविटी, इंटरनेशनल लेवल के प्लांट्स, इंटरनेशनल लेवल की हर चीज सभी इंटरनेशनल लेवल की हो जाएगी। और जो लोग इसकी तरफ नहीं बढ़ेंगे
उनको परेशानी की संभावना है। अजय, आप कुछ कह रहे हैं? मैं ऐड करना चाहूँगा, जैन साहब ने जैसे कि कहा है कि इंटरनेशनल प्रेशर जो है, तो पिछले साल हमारे देश में तकरीबन हमने 33 लाख गाड़ियाँ बनाई। 33 लाख कार देश में मैन्युफैक्चर हुआ हमारे यहाँ पे, जिसमें से कि 30 लाख गाड़ियाँ हमने देश में कंज्यूम किया, देश में बेचा कंपनीज ने। बट जो 7 लाख गाड़ियाँ थी वो हमने एक्सपोर्ट किया यहाँ से। तो तकरीबन आप मान लीजिए 20% जो हमारा जो प्रोडक्शन है गाड़ियों का, वो हम एक्सपोर्ट करते हैं 100 से भी ज़्यादा देशों में। अब तो यूरोप में भी जाने लगी है, जापान में भी यहाँ से गाड़ियाँ जा रही है, अफ्रीका में जा रही है, ऑस्ट्रेलिया में जा रही है। तो अब इनको अगर बाहर में भी सप्लाई करना है, क्योंकि कैपेसिटीज़ हमने बहुत लगा ली यहाँ पे। लोगों ने सोचा कि मार्केट बहुत ग्रो करेगा, बट मार्केट उतना ग्रो किया नहीं, तो अब लोगों का एक्सपोर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है। काफ़ी ऐसे कंपनीज हैं जो कि देश में जितना नहीं बेचती उससे बहुत ज़्यादा बाहर एक्सपोर्ट करती है। आप निसान का एग्जांपल ले लीजिए, आप फोर्ड ले लीजिए, आप वोक्सवैगन ले लीजिए, ये देश में नहीं बेच पा रही, ये एक्सपोर्ट करती है। तो इनके लिए उस लेवल का प्रोडक्ट बनाना जो कि उनके प्लांट्स बाहर में भी बनाते हैं, क्योंकि ये सब ग्लोबल कंपनी, इनके प्लांट्स अक्रॉस दी वर्ल्ड है। तो अगर इनकी प्लांट अगर चाइना में है तो इनको उस लेवल का क्वालिटी बना करके देना है ताकि वो एक्सपोर्ट कर सके। पर ये दबाव है, अगर साधारण शब्दों में समझें, कि बाजार के बढ़ने की संभावना धीमी पड़ गई है। जो आंकड़े देखते हैं, तो आपको अपने अंदर कॉस्ट लागत कम करनी है, उत्पादन को और ज़्यादा एफिशिएंट करना है, और ये काम अगर बगैर आदमी के भी हो तो किया जा सकता है ना। ये पता रहना चाहिए कि कई बार हम देख रहे हैं कि अजय जी, हम जब इस पर रिसर्च कर रहे थे तो हिंदुस्तान के लोगों की एक टिप्पणी है कि भारत के लोगों को चिंतित होने की जरूरत नहीं है रोबोट से। मतलब मैं समझ सकता हूँ कि इस टिप्पणी के भीतर यह है कि ज़्यादा रोबोट कह के भगदड़ नहीं मचेगी, अब नौकरियां नहीं रहेंगी, काम समाप्त हो जाएंगे। लेकिन जो सच्चाई है उससे कौन मुंह मोड़ सकता है? देखिए, ऐसा है कि आज के दिन जो है बॉर्डरलेस वर्ल्ड हो गई है। तो चाहे अमेरिका है, चाहे चाइना है, चाहे इंडिया है, कोई भी कंट्री का बॉर्डर नहीं है। इतना ज़्यादा आदान प्रदान है गुड्स एंड सर्विसेज का कि कोई भी कंट्री आइसोलेशन में सरवाइव नहीं कर सकती। तो जितना बेहतर रहेगा कि आप जितना सब विदेशी ताकतों के साथ मिलके चलें, उनको कंपटीशन दें, उनके साथ हाथ से हाथ मिला के चलें, वो ही आपको सरवाइव करा पाएगा। और जो कोई सोचेगा कि मैं आइसोलेशन में रह के मेरे को कुछ नहीं होगा, वो पेरिश हो जाएगा। पर मैं ये जानना चाहता हूं कि फिर भी लोग अगर ये सोच रहे हों कि इतना रोबोट आ जाएगा तो नौकरी तो रहेगी नहीं, काम तो रहेगा नहीं, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? जो लोग यहाँ से हटे उनका क्या हुआ फिर? नहीं, ऐसा मेरा मानना नहीं है कि रोबोट के आने से रोजगार खत्म हो जाएंगे। क्योंकि जो अर्थव्यवस्था ये इवॉल्व होती रहती है। ये तो बात सही है। एक चीज बंद होती है, दूसरी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। तो जो लोग यहाँ से खाली होंगे वो और कहीं काम करेंगे। इंसान बड़ा एंटरप्राइजिंग है, तो कुछ ना कुछ आविष्कार करता रहता है, कुछ ना कुछ इवॉल्व करता रहता है। तो आदमी तो हमारा ऑटोमोबाइल जो सेक्टर है वो भी एम्प्लॉयमेंट देने वाला एक सेक्टर माना जाता है, बिजनेस के अलावा भी। जी, एम्प्लॉयमेंट देगा, पर बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट इसलिए नहीं आएगा क्योंकि काफी हद तक ऑटोमेशन हो रही है। और ऑटोमेशन का दबाव क्वालिटी की वजह से है कि क्वालिटी कस्टमर को बहुत इंटरनेशनल लेवल की चाहिए, प्राइसेस आपको इंटरनेशनल लेवल की चाहिए। तो उसके दबाव में हमारे को इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करनी पड़ती हैं। हाँ, ठीक है। ये एक बात समझ में आ रही है अजय कि अगर 2-3 सेक्टर को देख लीजिए, बाहर के देशों का देख लीजिए, तो ये रोबोट अब आ गए हैं, अब हमारे साथ के कंपेनियन हैं। मतलब चाइना में तो ये खबर भी पड़ी किसी रोबोट से, मानव रोबोट से किसी ने शादी भी कर ली है। तो अब इससे तो बचा नहीं जा सकता है ना। पर मुझे आप बताइए कि आप जहाँ जहाँ फैक्ट्री प्लांट्स में ट्रैवल कर रहे थे, क्या आपने देखा कि स्किल को लेकर, नए स्किल को लेकर मजदूरों में वैसी कुछ समझ है कि एक मशीन आ रही है तो हमें कुछ ऐसा विकास कर लेना है, या अब उनके पास उसका कोई चांस नहीं रहा? तो मजदूरों को रीस्किल करने का प्रोग्राम जो है कंपनी टाइम टू टाइम पे करते रहती है। पर जो मजदूर शॉप फ्लोर पे है तो वो शॉप फ्लोर के अलावा कहीं और काम करने के लिए स्किल नहीं है वैसे। अब जैसे कुछ ऐसे एरियाज है जहाँ पे मजदूर अब काम नहीं कर सकते, जैसे इन्होंने भी बताया पीछे कि वहाँ पे एक्सीडेंट प्रोन एरिया है। तो अब जैसे पेंट शॉप की अगर बात करें, गाड़ियों में पेंट काफ़ी कंज्यूम होता है, अंदर भी पेंट होता है, बाहर भी पेंट होता है।
पेंट शॉप अधिकतर जो भी मैंने प्लांट्स देखे कार मैन्युफैक्चरिंग के यहाँ पर, पेंट शॉप में 100% ऑटोमेशन, 100% पेंटिंग का काम रोबोट से होता है। ये किस लिए होता है कि एक तो वो बहुत हाइजीनिक नहीं है आदमी के लिए, हाथों से पेंट करना, उसका स्मेल लेना, या वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं पेंट में। दूसरा, पेंट बहुत वेस्ट होता है अगर आप मैनुअली पेंट करना चाहें गाड़ी को। तो इसके लिए पेंटिंग को उन लोगों ने पूरा 100% शिफ्ट कर दिया। अब वहाँ पे आप कभी भी आप इंसानों को अब नहीं देखेंगे, कभी नहीं होगा वापस कि कोई भी आप जो भी स्किल कर ले उसको, वो पेंट शॉप में नहीं आ सकता। तो अब उसको प्लांट के बाहर अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ देखना होगा। जैसे कि मारुति के 2 प्लांट है देश में अभी, जो एग्जिस्टिंग प्लांट है मानेसर में और गुड़गांव में, दोनों में मिला करके वो तकरीबन 22,000 लोग काम करते हैं। पिछले साल मारुति ने 2,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया अपने 2 प्लांटों में, तो 10% एम्प्लॉयमेंट बढ़ा। बट अब इस साल उतना बढ़ेगा नहीं, क्योंकि ये जो 2 प्लांट्स हैं अब ऑलमोस्ट 100% कैपेसिटी पे चल रहे हैं। बट अच्छी बात ये है कि ये जब गाड़ियाँ जब बाहर जब जाएगी तो कार कंपनी का भी एक इकोसिस्टम होता है जो कि प्लांट के बाहर होता है। डीलरशिप हो गए, आपके सर्विस स्टेशन हो गए। तो जैसे मारुति के जो डीलरशिप्स हैं, पिछले साल उन लोगों ने 4,500 सिर्फ सेल्स के लिए लोगों को हायर किया। अभी टोटल उनका जो स्ट्रेंथ है डीलरशिप्स का सेल्स स्टाफ से, वो तकरीबन 45,000 है। तो 10% का एडिशन इसमें हुआ। जो टेक्नीशियंस हैं जो गाड़ियों को रिपेयर करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं, 8,000 लोगों को उन लोगों ने हायर किया पिछले साल। तो अब इस टाइप के जॉब्स अब ज़्यादा क्रिएट होंगे। जो हम स्किल की बात करते हैं तो उसका यही बोध होता है कि अब स्किल भी ऐसा नहीं कि आपने कुछ फिटिंग का काम सीख लिया तो वो स्किल हो गया। अब उसमें भी आपको हाई लेवल का स्किल कुछ सीखना पड़ेगा। नॉलेज वर्कर, नॉलेज करना। अभी जो वक्त आ रहा है वो नॉलेज वर्कर का आ रहा है। तो लोगों को अपना जो स्किल लेवल है, काबिलियत है, वो काफ़ी हद तक उठानी पड़ेगी। और अभी जो नया ट्रेंड है वो है सेल्फ इनिशिएटेड स्किल इम्प्रूवमेंट। जैन साहब, एक मैं पढ़ रहा था कि अब काम की प्रकृति बदलेगी। जैसे मिड लेवल पे मान लीजिए मैं ही हूँ, तो अब मान लीजिए आपके यहाँ परमानेंट नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपना स्किल ऐसा बनाया हुआ है कि आपको जब ज़रूरत पड़ेगा तो आप बुलाएंगे 2 घंटे के लिए और फिर मैं वापस चला जाऊँगा। तो ये इस तरह से भी आप फ्यूचर देखते हैं क्या काम के? नहीं, अभी तो ये तो हकीकत है, ये तो हो ही रहा है कि आज काफ़ी आईटी में जो जॉब्स हैं वो लोग घर से कर रहे हैं, क्योंकि उसमें काम डिफाइन हुआ है। तो आप काम टेबल पे बैठ के करें या आप घर से बैठ के करें, द कंपनी इज इंटरेस्टेड इन द रिजल्ट। तो रिजल्ट आप घर से दें या ऑफिस से दें, रिजल्ट आना चाहिए। पर आज के दिन जो रिजल्ट है वो फिजिकल मेहनत के ऊपर फोकस नहीं है। आज के दिन वैल्यू एडिशन क्या दे रहे हैं आप, उस पर फोकस है। तो वो आप कहीं से भी कर सकते हैं। पर ये रोबोट भी तो आपका काफी बड़ा है। मतलब हम तो रोबोट के मामले सोचते जो खिलौने जैसा होता है वो सारा काम कर देता है। तो इसके लिए भी तो ये भी तो इतना सस्ता नहीं है आपके लागत के हिसाब से देखिए तो इतना स्पेस लिया, इसमें कितनी सारी मशीनें हैं, इनको वो थोड़ा बहुत प्राइस चेंज हो जाती है रोबोट की। हमारे यहाँ 12 लाख से 25 लाख रुपए तक के रोबोट्स लगे हुए हैं अभी फिलहाल। तो वो डिपेंड करता है कि रोबोट से आप काम कितना लेना चाहते हैं। तो आप उससे रोबोट से काम ज़्यादा लेना चाहते हैं तो आपको रोबोट को पैसे ज़्यादा देने पड़ते हैं। अच्छा, मैंने और महंगा वाला रोबोट लाना पड़ेगा। हाँ। ये तो रोबोट का फिक्स रेट नहीं है कि भाई इतने पैसे आप खर्च करेंगे तो आपको वो सारे काम कर देगा। तो जितना ज़्यादा आपको काम लेना उतने ज़्यादा पैसे देते रहिए। ये कार के भीतर का हिस्सा है जो वहाँ से मोल्ड होके आ गया। अभी नहीं, पहले यही चीज वो आदमी जाता था हाथ से निकाल के ले आता था इस मोल्ड को। तो उसमें खतरा भी था, जैसे मशीन के अंदर से निकालना है। अगर गलती से मशीन का दरवाजा बंद हो जाए तो उसका हाथ पिचक सकता था। फिर कोई और गलती हो जाए तो मशीन डैमेज हो सकती थी। अभी ना तो इंसान डैमेज हो सकता रोबोट की वजह से, ना मशीन डैमेज हो सकती है। प्लांट में आकर लगा कि हमें सचमुच कुछ भी आइडिया नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है।
राजनीतिक रूप से तो आइडिया है, वो भी ऊपर वाला आइडिया है, लेकिन भीतर क्या हो रहा है फैक्ट्रियों के भीतर हमें कोई आइडिया नहीं है सर। और अभी तो ये रवि जी इम्पोर्टेंट है कि दुनिया बहुत ज़्यादा रफ्तार से बदल रही है, और जब तक हम लोग उसी रफ्तार से नहीं बदलेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। क्या आप इस सोच के हैं कि हिंदुस्तान में चिंता करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेशन अपने बहुत धीरे धीरे होगा, कितना रोबोट लगा लेंगे, कितना क्या कर लेंगे? क्या आप भी इस तरह से धीमा सोचने वाले हैं? मैं सोचता हूँ कि जो वो सोच रहे हैं वो गलत है, क्योंकि ये ग्लोबलाइज वर्ल्ड है, इसमें ग्लोबलाइजेशन का असर हर आदमी को पड़ेगा। तो इस तरह की सोच रखना जो है सुसाइडल है। ये सुसाइडल है। अच्छा, एक चीज और जानना चाहता हूं सर कि पहले जो भी आप आदमी रखते थे तो वो क्या कहीं से ITI से स्किल वाले लोग होते थे, या रखने के बाद आपके पास आया, आपने रख लिया और फिर उसको ऐसे ट्रेनिंग दे दिया आपने? नहीं, हम लोग एक तो जितने भी लोग भर्ती करते हैं पढ़े लिखे भर्ती करते हैं, क्योंकि हमारा स्किल्ड काम है। हाँ। तो अनपढ़ आदमी के लिए बहुत मुश्किल है यहाँ पे काम करना। तो पहले तो पढ़ा लिखा आदमी भर्ती करते हैं, फिर हम उसको ट्रेनिंग देते हैं यहाँ पे। ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है हमारी। तो हमारा दोजो सेंटर होता है जहाँ पे कि मॉक ट्रेनिंग देते हैं, तो वहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं। जब वो ट्रेनिंग उसकी पूरी हो जाती है और जब वो ट्रेनिंग में पास हो जाता है, तब हम उसको बोलते हैं कि आप शॉप फ्लोर पे काम कीजिए। और उसमें टाइम लग जाता है। हाँ, 3 से 4 महीना लग ही जाता होगा। उतना किसी में ज्यादा टाइम लगता है, किसी चीज में कमती टाइम लगता है। डिपेंड करता है कि किस तरह की स्किल है। अजय मोदी बिजनेस स्टैंडर्ड के पत्रकार हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। इन्होंने कई फैक्ट्रियों में देखा है और हम टेलीविजन वालों को कम मौका मिलता है। अजय जैन साहब ने अंदर आने की इजाजत दी, इसलिए इनका दोबारा शुक्रिया अदा कर रहा हूं, क्योंकि मकसद यही है कि आप जाने पहले उसके खतरों की बात, उसको लेकर जो आशंकाएं हैं उस पर तो बहुत बात हो सकती है, लेकिन अगर आप जानेंगे नहीं तो आप चूक जाएंगे। जैसे अचानक इस साल आकर कहा जाने लगा कि IT सेक्टर में जो लोग काम करते हैं वो बदलती हुई दुनिया की और टेक्नोलॉजी में जो बदलाव आ रहा है उसके लिए वो सक्षम ही नहीं है, उन्हें उसका ज्ञान नहीं है, तो अब उनको रीस्किल करना पड़ेगा या ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, और जब तक वो देंगे तब तक वो जॉब से बाहर कर दिए जाएंगे। और लाखों की संख्या में लोगों को बाहर करने की बात हो रही है, और ये टेक्नोलॉजी के कारण हो रहा है। ये प्रक्रिया इसकी अपने व्यापार और बिजनेस की जो चलती है कि ज्यादा से ज्यादा आपको कम से कम लागत और कम से कम नुकसान पे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा, तो ये इसका आधार होता है। और वो नहीं वो हासिल करेंगे, बाजार ज्यादा नहीं बढ़ेगा, तो फिर वो कंपनी चलाना एक तरह से इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये दुधारी तलवार है कि आप खड़े कहाँ रहेंगे और किस तरह से अपने आप को बचाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है। और अजय तो बता रहे हैं उन्होंने कई ऐसी फैक्ट्रियां देखी हैं जहां पे अब रोबोट ही काम कर रहे हैं, आदमी काम नहीं कर रहे हैं, है ना? नहीं, कुछ ऐसे प्रोसेसेस हैं जहाँ पे सिर्फ रोबोट्स काम कर रहे हैं। आप पेंट शॉप में चले जाओ किसी भी फैक्ट्री में आज के दिन में, आपको वहाँ पे इंसान नहीं दिखेंगे। पेंट शॉप जो कि एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है पूरे गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग का, पेंट शॉप में 100% रोबोट्स है। जैसे अब यहाँ तो देख रहे हैं दरवाजा बनाने में भी रोबोट है एक तरह से। बिल्कुल। और तो अब ऐसा है कि क्योंकि अगर मैन्युफैक्चरर्स कर रहे हैं तो जैन साहब कंपोनेंट बना करके देते हैं, तो अगर इनके ऊपर भी प्रेशर है कि हमें भी क्वालिटी स्पेसिफिकेशन सब कंपनीज का मीट करना, ये सब जापानीज कंपनीज है, सबके क्वालिटी स्पेसिफिकेशन काफ़ी हाई है। तो अगर ये नहीं करेंगे तो फिर ये दरवाजे वहाँ पे नहीं, कोई और बना लेगा। तो जैन साहब एक बात बताइए कि कौन सा रोबोट लाना है और नहीं लाना है, ये तो आपकी कोई पार्टनर कंपनी होगी तो उसने तो बता दिया। अब अगर मैं कोई छोटा पार्ट्स बनाने वाला बिजनेसमैन हूँ, मैं कैसे जानूंगा कि ये रोबोट यहाँ से लेना चाहिए? और इसके इंपोर्ट में सरकार ने कोई नीतियाँ, जैसे चीन के बारे में पढ़ के लगता है कि वहाँ की सरकार बहुत प्रोत्साहित कर रही है रोबोट अपनाने में, रोबोट लगाने में और रोबोट लाने वगैरह में भी बहुत तरह की रियायत है, टैक्स बेनिफिट दे रही है। ये पढ़ के लगा, मैं गया नहीं इसलिए मैं उतना दावा नहीं कर सकता। क्या इस तरह से यहाँ पर कुछ है क्या? यहाँ पे एज अ कंट्री तो कुछ भी नहीं है। पर आज के दिन तो हर एक चीज इंटरनेट पे है। आप गूगल करिए, आपको रोबोट्स के बारे में 50 रोबोट के सप्लायर मिल जाएंगे। आप उनको स्टडी कीजिए, उनका कॉस्ट कंपैरिजन करिए, उनका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में आप पता कर सकते हैं। तो रोबोट को आज प्रोक्योर करना कोई एक मुश्किल चीज नहीं है। सिर्फ इशू है कि जो उद्योगपति है उसके मन में है सही काम करना कि नहीं, उसके मन में ग्लोबल लेवल पे जाने की चेष्टा है कि नहीं है। अगर वो है तो वो रोबोट कहीं ना कहीं से अब तो हमारा भी टेस्ट, लोकल भी टेस्ट वैसा ही हो गया कि अगर गाड़ी बहुत अप टू द मार्क नहीं होगी तो हम ही नहीं खरीदेंगे। हाँ, कि इस मार्केट में
मैं ऐड करना चाहूँगा अभी जो हमारा जो रोड मिनिस्ट्री ने जैसे गाड़ियों में अगर कुछ डिफेक्ट पाया जाता है बिकने के बाद तो एक रिकॉल का प्रोसेस होता है। हाँ। तो अगर आप डेटा देखेंगे तो पिछले 4-5 सालों में तकरीबन 10 लाख गाड़ियाँ रिकॉल की गई है, पुरानी 5 साल 6 साल बनी हुई, कुछ डिफेक्ट के चलते लोग रिकॉल कर रहे हैं। तो अब ये रिकॉल का जो प्रोसेस है ये बिल्कुल लीगली ये एक्ट के अंदर आ गया है, अभी ये इसी साल हुआ ये। तो अब अगर आगे आप अगर वैसा फिनिश, वैसा क्वालिटी, वैसा परफेक्शन नहीं दे पाएंगे तो रिकॉल ज़्यादा होंगी, क्योंकि अब गवर्नमेंट के अंदर मैंडेटरी हो गया रिकॉल। पहले कंपनीज खुद से करती थी, कंपनीज को लगता था कि मेरे प्रोडक्ट में डिफेक्ट है वो रिकॉल कर लेती थी। अब इस साल से अगर आपके प्रोडक्ट में डिफेक्ट है, आपने रिकॉल नहीं किया तो आपके ऊपर पेनल्टी है, आपको जेल किया जा सकता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं क्वालिटी इंप्रूवमेंट का, ये प्रोसेस और स्ट्रिंजेंट होता रहेगा, ये और एनहांस होगा आगे चलकर। अजय, आपको घूमते हुए लगा कि हम दुनिया बदल रही है या बदल गई है? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे लिए भी जब मैंने इनफैक्ट मारुति का वो प्लांट देखा मानेसर का, तो कितने सारे ऐसे एरियाज थे जहाँ पे मैंने, हालांकि उन्होंने बताया कि इतने हज़ार लोग यहाँ काम करते हैं, बट कितने सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स थे जहाँ पे मैंने लोगों को मतलब मैं देखना चाहता था कि मतलब कुछ मुझे 2-4 लोग दिखे, बट दिख नहीं रहे थे। सिर्फ जो लोग वहाँ हमें गाइड कर रहे थे प्लांट दिखाने में, सिर्फ वही लोग थे, उसके अलावा इंसान लेबर जो है वो मौजूद नहीं था वहाँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जानकारी देने के लिए हमारे दर्शकों को कि ये जो रोबोट है अब हमें इससे प्रतियोगिता करनी पड़ेगी और नौकरियों के, रोजगार के नए नए क्षेत्र के बारे में आपको रियल टाइम में तेजी से सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये आ चुका है, इसको आने से अब कोई रोक नहीं सकता है। इसको लगाने की भी बात हो रही है और लोग लगा ही रहे हैं, क्योंकि वो उनकी मजबूरी है। अगर वो इसमें जरा भी देर करेंगे तो वो इस बिजनेस से बाहर कर दिए जाएंगे। ये व्यवस्था ऐसे ही है, जिस व्यवस्था को हमने चुनी है उसके नियम कायदे, जिसे हम बहुत अच्छे दिनों में इग्नोर करते रहते हैं, तब बाद में ध्यान आता है। तो ये उसकी व्यवस्था की परिणति यही है कि अब हमें स्पर्धा करनी पड़ेगी, कंपटीशन करना पड़ेगा हमें रोबोट से कि क्या हम उसको हरा सकते हैं उस स्किल को हासिल करने में। मुश्किल काम है, कंप्यूटर थोड़ी हो सकता है, हम कंप्यूटर बना सकते हैं। तो आदमी की जरूरत इस दुनिया में रहेगी, पर वो कैसे और किस रूप में रहेगी, इस पर अगर कुछ राजनीतिक चर्चाओं से अगर फुर्सत मिले तो हम बात करेंगे। आप प्राइम टाइम के इस हिस्से में आप इस कंपनी के फ्लोर से आपने देखा कि किस तरह से धीरे धीरे रोबोट जगह बना रहा है, चेतावनियां बदल रही हैं और काम करने के तरीके बदल रहे हैं, और उनकी फाइल भी नहीं मेंटेन करनी पड़ती होगी सर चलते चलते, वो EPFO भी नहीं देना पड़ता होगा इनका, सारा कंप्यूटर पे ही रिकॉर्ड हो जाता है। हाँ। और पूरा उसका 1 साल का डेटा, 2 साल का डेटा सारा कंप्यूटर पे ही आता रहता है। और उसमें मतलब कंप्यूटर में जैसे अगर आदमी काम करता है तो ग्राफ दिखाता है कि ऊपर नीचे कि भाई इस बार प्रोडक्शन कमती हुई, आज ज़्यादा हुई, इस शिफ्ट में ज़्यादा हुई, रात को कमती हो गई, लोग सो गए या आराम करने चले गए। पर कंप्यूटर का तो वो जो बार है वो सीधा ही चलता है तो वहाँ पे फ्लक्चुएशन नहीं आती। तो आप महीने भर का काम आप हफ्ते भर में भी करने लगेंगे फिर? नहीं, वो तो नहीं होएगा। जो जितना टाइम एक प्रणाली को पूरा करने में लगता है वो तो लगेगा ही, पर ऑर्गेनाइज्ड है, रोबोट के थ्रू सिस्टमैटिक है, क्वालिटी का एश्योरेंस है, मशीन खराब नहीं होती, प्रोडक्ट खराब नहीं होता, तो सभी चीज़ें सही चलती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जैन साहब हमें ये मौका देने का, इसके लिए हम बहुत आभारी हैं। और आप देख ही रहे हैं कि हम महंगे होते जा रहे हैं, मशीनें सस्ती होती जा रही हैं, अब हमारी जान की कीमत तो कुछ रहेगी नहीं, मशीन ही मशीन सब कुछ है। तो आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार, थैंक यू सर।